नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए सभी लोग एक बार आ जाएं, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी आ जाएं, जितने भी लोग हैं सब लोग आ जाएं, क्लास से जुड़ जाएं, फिर हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी से सभी लोग आ जाएं। जल्दी से आप लोगों के पास जितने भी ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर सब क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए, प्रियंका पांडे जी नमस्कार, विजय कुमार जी गुड इवनिंग, महेश सिंह प्रजापति जी गुड इवनिंग, बिट्टू कुमार गुड इवनिंग, अंजलि वर्मा गुड इवनिंग, निशा चौहान जी गुड इवनिंग, महेश जी जय हिंद, संजीत जी राधे राधे, दीपक कुमार पंडित जी गुड इवनिंग, दीपा रावत जी गुड इवनिंग, अशोक पाल जी गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। तो चलिए सभी लोग एक बार आ जाएं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आप लोगों का जो, अगर मैं बात करूं तो टीआरई 3 जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 है, और उत्तराखंड कब है? अगस्त में। कब? अगस्त में क्या है? यूकेएलटी है। और जुलाई में क्या है? टीआरई 3 है। क्या है? टीआरई 3 है। तो इन दोनों की डेट आ चुकी है, तो आपको तैयारी क्या करना है इन दोनों के लिए। इसके साथ ही साथ अगर मैं यूपी टीजीटी की बात करूं तो यूपी टीजीटी की भी क्या है कि चांसेस बन रहे हैं कि जिस समय लोकसभा का चुनाव हुआ उसके बाद परिणामों को देखते हुए जो हमारी राज्य सरकार है वो एकदम मान के चलिए कि एकदम एक्शन में आ चुकी है। तो इसका भी जो पेपर है वो जल्द ही होगा आप लोगों का। तो याद रखना कि इसके लिए भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। सर में कान में तेल डाल के बैठने की जरूरत नहीं है। हमको पढ़ने की जरूरत है, अब हमको होशियार हो जाने की जरूरत है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यूकेएलटी, बीपीएससी टीआरई 3 और 4, इसके साथ ही साथ यूपी टीजीटी, एनबीएस, इन सब के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जल्दी से टीचर्स अकेडमी चैनल के साथ जुड़ जाएं, ठीक है ना। तो चलिए इस बार आर्या पार, मतलब अब की बार जिन लोगों का भी जिस एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर से बार बार रुक रहा है, तो अब की बार हम अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। और यह प्रैक्टिस तब तक करेंगे जब तक कि हमारी मतलब एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। तो इस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। इसके साथ ही साथ जो लोग नए हैं वो टीचर्स अकेडमी चैनल को ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए हम चलते हैं इसमें पहले क्वेश्चन की ओर। ये आपका फिजिकल एजुकेशन, यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड, यूके एलटी ग्रेड, बिहार टीआरई 3, बिहार टीआरई 4, न्यू बैच स्टार्ट हो, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैच है। तो जिन लोगों को इससे जुड़ना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ 9628959237 पे संपर्क करना है। आप इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, आपको यहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन एनाटॉमी का है और पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर द्वारा गृहीत 75% ऑक्सीजन का उपयोग कौन सा अंग करता है? फेफड़े, हृदय, यकृत, वृक्क, कौन करता है? यह बात करता है, बताइए जल्दी से। मधु जी राधे राधे, अंबालिका जी जय हिंद, सुरुचि कुमारी गुड इवनिंग। बताइए क्या होगा? अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि मानव शरीर द्वारा गृहीत 75% ऑक्सीजन का उपयोग कौन सा अंग करता है? फेफड़े, हृदय, यकृत, वृक्क, तो क्या बताओगे? तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? 75%। हाँ, तो क्या बताओगे? जल्दी जल्दी आंसर दो। तो याद रखना 75% जो होता है वो हमारा हार्ट करता है, हमारा हृदय करता है। अब हृदय की अगर मैं बात कर लूं आप लोगों से, तो हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखना इसके अध्ययन को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। ये कार्डियक शब्द कहीं भी दिखे मतलब समझ जाना कि हृदय की बात कर रहा है। अब हृदय की बात करें तो हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। वॉल्व कितने होते हैं? तो 4 वॉल्व होते हैं। इसके अलावा हृदय की अगर मैं बात करूं परत की, तो इसमें कितने परत होती है? तो इसकी परत का नाम क्या होता है? तो इसकी परत का नाम होता है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये जो आपका हृदय है, इस हृदय का वजन कितना होता है? हार्ट का वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम पुरुषों का वजन होता है,
महिलाओं की बात करें तो 250 ग्राम महिलाओं का होता है। महिलाओं का कितना होता है? तो महिलाओं के हृदय का वजन होता है 250 ग्राम होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो यह एक हृदय चक्र होता है। तो हृदय चक्र का समय कितना होता है? हृदय चक्र का समय की बात करें तो हृदय चक्र का जो समय होता है वह होता है 0.8 सेकेंड होता है। इस 0.8 सेकेंड को अगर हम बांटें तो 4 सेकेंड का क्या होता है आपका? 0.4 सेकेंड जो होता है 0.04 सेकेंड होता है या 0.08 सेकेंड का। तो ये जो होता है आपका सिस्टोल होता है, सॉरी डायस्टोल होता है, उसके बाद में सिस्टोल होता है। तो सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है उसके विषय में मैंने बताया है। तो ये 4 सेकेंड और उसके बाद में फिर 4 सेकेंड का इधर साइड का होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हृदय चक्र टोटल 8 सेकेंड का होता है, 0.8 सेकेंड का उसको डिवाइड किया जाता है। उसी प्रकार से अगर फेफड़े की बात करें कि फेफड़े के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो इस फेफड़े के अध्ययन को हम कहते हैं पोमोलॉजी, ठीक है ना। इस फेफड़े की अगर बात करते हो तो इसका बाहरी आवरण एक होता है जो प्लूरा से ढका होता है। यह प्लूरा कब दिखाई देता है? जब आपका फेफड़ा जो होता है इन्फेक्टेड होता है तब यह दिखाई देता है। तो याद रखना, पूछता है फेफड़ा जो है किस बाहरी आवरण से या किसी एक झिल्ली से ढका होता है, उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम प्लूरा होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर फेफड़े की बात करें तो ये फेफड़े में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक दाया और एक बाया। बाया भाग जो होता है वो छोटा होता है, दाया भाग क्या होता है? बड़ा होता है। बाया भाग में 2 चेम्बर होता है और दाया भाग में मतलब 3 पार्ट होते हैं। इस तरीके से आप फेफड़े के विषय में भी जानते हैं। और फेफड़े में क्या होता है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, विनिमयन होता है। और फेफड़े के अंदर छोटी छोटी क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं जिनको एल्वियोली कहा जाता है। उनमें ही क्या होता है? गैसों का विनिमयन होता है। और वही क्या होती है? इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। वहीं पे क्या होता है? मेन जो मुख्य इकाई होती है वही होती है। यकृत की बात करें, लीवर की बात करें, जो कि रसायन की फैक्ट्री कहा जाता है, यह क्या काम करता है? यह बहुत सारे एंजाइमों का प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। यह क्या काम करता है? यह सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ये है लीवर की बात करते हैं वृक्क की। इसके लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हेप्टोलॉजी कहते हैं। वृक्क मतलब किडनी। किडनी की बात करें तो वृक्क किडनी को क्या कहते हैं? हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी में अगर बात करें हम कि किडनी का मुख्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है, ठीक है ना। तो यह है वृक्क की बात। यहाँ क्या होता है? यहाँ पे ब्लड जो होता है वह शुद्ध की होता है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, सामान्यतः पुरुषों के हृदय का भार कितना होता है? 250 ग्राम, 220 ग्राम, 300 ग्राम, 325 ग्राम। बताओ क्या होगा? एक बार क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। चलिए तो हम बात करते हैं सामान्य पुरुषों में हृदय का भार। तो अभी मैंने बताया कितना होता है? 300 ग्राम होता है सामान्य पुरुषों में हृदय का भार। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रक्त में अनुमानतः कितना पानी होता है? ब्लड की बात कर रहा है कि ब्लड में कितना पानी होता है? 10%, 40%, 60%, 90%, कितना पानी होता है इसकी बात कर रहा है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी बताओ भाई। तो अगर मैं बात करूं कि रक्त में कितना परसेंट पानी होता है, तो याद रखना 90% जल होता है। कितना होता है? 90% रक्त होता है। अब इसके अलावा रक्त की मैं बात करूं तो रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, इस ब्लड की अगर मैं बात करूं तो इस ब्लड में क्या होता है? 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है प्लाज्मा, एक तो होता है क्या? प्लाज्मा। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इसमें रक्त कोशिकाएं। क्या? रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं? कोशिकाएं। 2 चीजें होती हैं। प्लाज्मा कितना होता है? तो याद रखना रक्त में प्लाज्मा कितना होता है? 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होती है? ब्लड सेल्स होती हैं। इसके अलावा अगर प्लाज्मा की मैं बात करूं तो प्लाज्मा में क्या होता है? तो प्लाज्मा में याद रखना 91%, 90 से 91% तक क्या होता है? जल होता है। इसके अलावा बात करें अगर हम
तो और क्या होता है, पानी के अलावा 8% क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, 8% प्रोटीन होता है। 8% प्रोटीन के बाद अगर मैं बात करूं किसमें और क्या होता है, तो इसमें सोडियम होता है 0.9%। 0.9% क्या होता है, 0.9% सोडियम होता है, मतलब नमक होता है, NaCl होता है। उसके अलावा क्या होता है, 0.1% कार्बनिक पदार्थ होता है। 0.1% क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। ये रही बात। इसके अलावा अगर बात करें हम कि मानव शरीर में टोटल ब्लड कितना होता है, कुल रक्त कितना होता है, रक्त की मात्रा कितनी होती है, रक्त की मात्रा टोटल कितनी होती है, तो रक्त की मात्रा की अगर हम बात करें कि टोटल कितनी होती है तो क्या बताओगे, तो याद रखना 5 से 6 लीटर। कितना, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो पुरुषों में 5 से 6 लीटर या 6 लीटर ब्लड होता है, लेकिन महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 4.5 से 5 लीटर तक होता है। महिलाओं में 4.5 से लेके 5 लीटर तक ब्लड होता है। रक्त हमारे शरीर में कितने वजन का कितना % होता है, तो रक्त जो होता है, रक्त जो है शरीर के वजन का कितना होता है, 7% क्या होता है, आपका ब्लड होता है। इसके अलावा रक्त का पीएच मान पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है क्या, रक्त का पीएच मान, ठीक है ना। इसके अलावा में अगर मैं बात करूं रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, किसकी, रक्त की। रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो याद रखना मोनोसाइट। कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है। अब इसके अलावा अगर मैं रक्त की बात करूं, रक्त कोशिकाओं की बात करूं, तो इसमें 2 चीजें होती हैं। इस रक्त की कोशिकाओं में 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है RBC, दूसरा होता है WBC, और तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स। 3 चीजें होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC की अगर बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, WBC व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक। तो RBC का अगर मैं पूछूं आपसे कि RBC जो कोशिका होती है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट, WBC को कहते हैं क्या, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब आरबीसी को मतलब कैसे याद रखोगे इरिथ्रोसाइट, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब किसी को चोट लगती है, ब्लड गिरने लगता है, तो आदमी क्या कहता है, अरे बाप रे बड़ा ब्लड बा, बड़ा खून बा, अरे तो एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी, अगर आपका कोई मोहल्ले में कोई एकदम सफेद जूता, सफेद पैंट, सफेद चश्मा लगा के एकदम टीफा टाइट हो जाए, या कोई इंसान जो हमेशा फटे हालत में रहता है और एकदम सफेद एकदम टनाटन होके टिच होके निकल दे, तो क्या बोलोगे, अरे लुक देखो भाई आज कहाँ जा रहा है, तो मतलब लुक ल्यूकोसाइट, ठीक, कहाँ जा रहा है, ससुराल जा रहा है, देखो उसको, तो ल्यूकोसाइट, फिर मतलब सफेद। प्लेटलेट्स की बात करें अगर हम, तो प्लेट क्या करते हो, थामते हो, पकड़ते हो, तो थामने से याद रखना थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स को कहते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये जो एरिथ्रोसाइट है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, अब इसमें भी कई सारी चीजें होती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 3 से 4-5 दिन, उसी प्रकार से प्लेटलेट्स का कितना होता है, इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। तो आप जाके देखोगे तो इस क्लास को मैंने ब्लड को पढ़ाया है बहुत अच्छे से, बहुत विस्तृत तरीके से, आप जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे क्लास पड़ी हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हृदय से शुद्ध रुधिर को लाने वाली नलिकाएं, नाविकाएं नहीं, यहां पे होगा नलिकाएं, इसको नलिकाएं लिख लो। नलिकाएं कहलाती हैं धमनी, सिराएं, नलिकाएं, फुसफुस। क्या होगा, या क्या होगा, मुबारक अली जी गुड इवनिंग, चंद्रमणि कुमारी गुड इवनिंग। चौथे का क्या होगा, अब देखो यहां क्या करा है, हृदय से शुद्ध रुधिर को लाने वाली। अब देखो ये आपका क्या हुआ, सपोज दैट ये मैंने आपका क्या बना दिया, ये आपका हार्ट बन गया, ये आपका हार्ट बन गया, ठीक। अब क्या होगा,
ये आपका क्या हो गया, ये आपका लंग्स हो गया। तो लंग्स से जो क्या करती है, जो अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है धमनी। धमनी हम किसको कहते हैं, सिरा किसको कहते हैं। धमनियों में याद रखना हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। कैसा, शुद्ध रक्त बहता है। तो शुद्ध रक्त कहां से कैसे बहता है धमनियों में, तो धमनियों में जो होता है या शुद्ध रक्त जो बहता है वह कहां से बहता है, तो जो हार्ट से क्या होता है, जो हार्ट से कहां जाता है, हार्ट से आपकी कहां तक, अंगों तक, क्या करता है, अंगों तक जाता है। ठीक, और सिराओं में क्या होता है, सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। मतलब यह क्या करता है, यह जो है अंगों से हृदय की ओर ले आता है। और इसने क्या कहा, हृदय से शुद्ध रक्त को ले जाना। तो हृदय से शुद्ध रक्त ले जाता है, कौन ले जाएगा, धमनी ले जाएगी। लेकिन याद रखना दो चीज, एक धमनी होती है, धमनी जो कि कहां ले जाती है, जो कि यहाँ पे हृदय है, और हृदय से कहां ले जा रही, अंगों की ओर। तो हृदय की जो अंगों की ओर ले जाता है, तो ये क्या है, ये अंग है। ठीक, ये लंग्स क्या है, अंग है ना एक प्रकार का। तो यहां से जो ले जाता है उसको हम धमनी बोलेंगे, और इस धमनी को क्या कहेंगे, फुसफुस धमनी। क्या, फुसफुस धमनी, पल्मोनरी धमनी जिसको बोलते हैं। और ये फुसफुस धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। क्या, अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यही बात करेंगे हम जब सिरा की, तो सिराओं में क्या होता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है सिराओं में। लेकिन याद रखना ये जो देखो, अब सिराओं में क्या होता है, सिराएं क्या होते हैं, अंगों से हृदय को लाती हैं, अंगों से हृदय से। तो ये क्या है, ये अंग हो गया है आपका, और यहां से ब्लड ले जा रहा है कहां, हृदय की ओर। तो जब इधर ब्लड ले जा रहा है तो ये क्या होगी, एक सिरा होगी। तो जो सिरा है उसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सिरा या फुसफुस सिरा। ये जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें जो है शुद्ध रक्त बहता है। ये दोनों क्या हैं, अपवाद हैं। तो वही कह रहा है हृदय से शुद्ध रुधिर को लाने वाली, हृदय से शुद्ध रुधिर को लाने वाली कहां ले जाती है, वह ले जाती है आपके अंगों तक। तो उसको हम क्या कहेंगे, हृदय से। तो हृदय से जो ले जा रहा है उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे धमनी। ठीक सर, अब डेली क्लास लगेगी, रीना पांडे जी, हाँ डेली ही क्लास होगी। सोनू कुमार जी गुड इवनिंग। चंदमणि वेरी नाइस क्लास सर जी, थैंक यू। चलिए, बिट्टू कुमार 22 में दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है बताओ, क्या दिक्कत आ रहा। तो ये जो होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए क्या होगा, आंसर नंबर क्या होगा। अब इतना बताने के बाद भी नहीं तुम लोग बता पाओगे तो बेकार है। फिर इतना बताने के बाद भी अगर नहीं बता पाओगे तो इसका भी अगर आंसर तुम बी दे रहे हो तो गलत दे रहे हो। क्योंकि इतना मैंने बता दिया कि हृदय से जब जो ले जाएगा वो क्या होगा, शुद्ध रक्त ले जाएगा, और शुद्ध रक्त ले जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम धमनी कहते हैं। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, इंट्राम्यूरल प्रोग्राम की स्पष्टता सीधे तौर पर निर्भर करती है। अब देखो बीपीएससी वाले परेशान ना हो, बीपीएससी वाले बस इसमें 2 ऑप्शन और लगा देंगे हम। एक ऑप्शन लगा देते हैं क्या, इनमें से कोई नहीं, और एक ऑप्शन लगा देते हैं 1 से अधिक। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं करना है। जल्दी से बढ़ाओ। तो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, इंट्राम्यूरल प्रोग्राम की स्पष्टता सीधे तौर पर निर्भर करती है विद्यार्थियों की उम्र समूह पर, शिक्षा के स्तर पर, विद्यार्थियों की पसंद पर, प्रशासनिक व्यवहार्यता पर। किस पर निर्भर करती है बताओ जल्दी से। इंट्राम्यूरल की बात कर रहा है कि किस पर निर्भर करती है। क्लास भाई शेयर करो, इतना मजा नहीं आता, इसी वजह से क्लास लेने जल्दी नहीं आते हैं, क्योंकि आप लोग जो है क्लास को शेयर नहीं करते हो, मजा आता नहीं है। हाँ
चलो जैसे ही जब एग्जाम आता है तो ढेर सारे लोग जुड़ते हो, जैसे एग्जाम खत्म हुआ तुम लोग गायब। तो ये गलत है। एग्जाम में पढ़ाई केवल नहीं होती, आप कंटिन्यू पढ़ाई करना पड़ेगा। इंट्राम्यूरल प्रोग्राम की स्पष्टता सीधे तौर पर निर्भर करती है किस पे? तो याद रखना, शिक्षा के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर निर्भर करती है, न कि विद्यार्थियों की उम्र समूह पर। इंट्राम्यूरल में विद्यार्थियों का उम्र समूह किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता। इंट्राम्यूरल में क्या होता है? जो चार दीवारी के अंदर होता है, क्या होता है? चार दीवारी के अंदर होता है। म्यूरल मतलब ही क्या होता है? इंट्रा मतलब अंदर, और म्यूरल का मतलब क्या होता है? म्यूरल का मतलब होता है दीवार। तो ये जो दीवार के अंदर होता है, जो जब दीवार के अंदर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहां पे क्या होता है? कक्षा बांटा जाता है कि किस क्लास का कौन सा है। मान लो दो क्लास हैं, क्लास 5th है और क्लास 8th है। हाँ, तो क्लास 5th और क्लास 8th के बीच में कोई मैच होगा, या मान लो किसी और को, मान लो क्लास 8th है और क्लास 9th को ले लो साथ में। तो मतलब क्या होता है? दो क्लास के बीच में वहां पे मतलब शिक्षा का स्तर किस हिसाब से है वह विद्यार्थियों की पसंद पर निर्भर नहीं करता, प्रशासनिक व्यवहारिकता पे भी नहीं है, विद्यार्थियों के उम्र समूह पे भी नहीं निर्भर करता है। तो क्या होगा? वह होगा शिक्षा के स्तर पर। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख रूप से सहायता करता है कौशल सीखने में? अभ्यास, नकल, प्रदर्शन, अवलोकन। बताओ क्या होगा? प्रियंका यादव जी नमस्कार। चलिए, दीपक कुमार, प्रियंका पांडे, राम नारायण पाल, बिट्टू, जितेंद्र, रेड आई गेमिंग, उदय साहू, अंजलि वर्मा, अनुराग आनंद, लता, मुबारक अली, महेश राजपूत, ममता वर्मा, दीपक कुमार पंडित। चलो, प्रियंका यादव, सभी लोगों का टीचर्स एकेडमी परिवार में आप लोगों का एकदम हृदय से स्वागत है, आप सभी लोग। चलिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? निम्नलिखित में से कौन प्रमुख रूप से सहायता करता है कौशल सीखने में? अभ्यास, नकल, प्रदर्शन, अवलोकन। कौन होगा? तो अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख रूप से सहायता करता है कौशल सीखने में, तो याद रखिएगा कौशल सीखने में कौन सहायता करता है? तो याद रखना अभ्यास। किसी भी चीज को करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिलपट पड़त निशान। ये कहावत का नाम सुना होगा आपने कि क्या होता है, एक बालक होता है, उसको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो उसके गुरुजी ने उसको मार के भगा दिया कि अब तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा, तुम यहां से भाग जाओ, तुमको हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो वो क्या किया? वो जब जाता है तो वो क्या किया? वो चला जाता है, रास्ते में एक जगह उसको प्यास लगती है, वो बैठ जाता है कुएं की चारदीवारी पे, और कुएं के पास बैठ के फिर वो क्या करता है? जब बैठा रहता है तो उसी समय क्या होता है कि देखता है कि जो घिरनी लगी होती है जिससे कुएं से बाल्टी से पानी निकाला, उस पर रस्सी बार बार आती है जाती है, आती है जाती है। तो देखा कि पत्थर का जो घिरनी होता है वो कट के एकदम पतला सा हो गया था। तो उसने कहा एक रस्सी, कोमल रस्सी अगर बार बार एक पत्थर पे इतना ज्यादा वो कर सकती है, तो अगर मैं बार बार पढ़ूं तो क्यों नहीं मुझे आ सकता है चीजें। वहीं से उसके क्या होते हैं, ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं और वो आके क्या करता है? पढ़ने लगता है। तो सेम उसी प्रकार से किसी भी स्किल को सीखना है, किसी भी कौशल को सीखना है, किसी भी चीज को सीखना है, तो आपको सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। नकल से सबसे ज्यादा कौन सीखता है? जो बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो सबसे ज्यादा किससे सीखता है? नकल के माध्यम से सीखता है। यह प्रदर्शन क्या है फिर? तो यह जो प्रदर्शन है वह सिखाने की सर्वोत्तम विधि है। क्या? सिखाने की सर्वोत्तम विधि, मतलब सीखने की अभ्यास और सिखाने की प्रदर्शन विधि। अवलोकन की अगर बात करें तो अवलोकन क्या होता है? अपनी कमियों को जानना या सीखना, ठीक है ना? तो यह होता है अवलोकन। चलो, फीडबैक जिसको कहते हैं। 7वां नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है? शक्ति के प्रतिनिधिमंडल, उचित संचार, उचित विकेंद्रीकरण, प्राधिकरण के अतिव्यापी। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बताओ भाई जल्दी से।
ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, बताओ क्या होगा? अब देखो संगठन होता क्या है, संगठन की अगर मैं बात करूं कि संगठन होता क्या है, संगठन का मतलब ये होता है, मान लो कोई व्यवसाय है या कोई एक कंपनी है या कोई स्कूल है, मतलब कुछ भी जहां पे व्यक्तियों का समूह किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, व्यक्तियों का जो समूह होता है उसी को हम संगठन कहते हैं। संगठन में शक्ति है, आप सबने सुना होगा, तो वही क्या होता है, संगठन में शक्ति होती है। तो याद रखना क्या होगा, आंसर नंबर डी, प्राधिकरण के अतिव्यापी। क्या होता है, बहुत बढ़िया लाजवाब आंसर कुछ लोगों का आ रहा है, तो क्या होगा, प्राधिकरण के अतिव्यापी। ठीक, तो निम्नलिखित में संगठन, अब संगठन की बात करें कि ये जो संगठन होता है, अब संगठन के साथ साथ एक चीज और आता है, एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे प्रशासन कहते हैं। तो लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जाने वाला मानव और भौतिक संसाधनों का संगठन का जो निर्देशन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, प्रशासन कहते हैं। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि ये जो प्रशासन होता है, संगठन होता है, इसमें आप क्या क्या पढ़ते हो, तो इसी के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हो, इसी के अंदर आप लीडरशिप को पढ़ते हो, इसी के अंदर आप क्या पढ़ते हो, प्रशासन के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं वह पढ़ते हो, इसी में पढ़ते हो टाइप्स ऑफ लीडर पढ़ते हो, जैसे कि ऑटोक्रेटिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, लेजिस्लेटिव फेयर क्या होता है, ब्यूरोक्रेट्स क्या होता है, यह सब इसी के अंतर्गत पढ़ते हो। इसके अलावा इसमें क्या पढ़ते हो, करिकुलम पढ़ते हो, पाठ्यक्रम पढ़ते हो, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल को पढ़ते हो। हाँ, उसके बाद में शिक्षण विधियां, जो टीचिंग विधियां हैं, उसको आप ले जाके टीचिंग विधियों में भी ले जाके आप क्या करते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हो और यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल जो होता है वह आप इसमें पढ़ते हो। इसके अलावा टूर्नामेंट जो होता है वह भी आप यहीं पे पढ़ते हो। तो ये चीजें आप क्या करते हो, यहाँ पे पढ़ते हो। ठीक, चलो, तो क्या होगा, प्राधिकरण के अतिव्यापी, क्योंकि शक्ति के प्रतिनिधि मंडल, बिल्कुल बात सही है, प्रतिनिधि मंडल अगर नहीं होगा, हेड नहीं होगा किसी भी चीज का, अगर प्रधानमंत्री ही नहीं होगा तो क्या चलेगा, संसद नहीं चलेगा ना, तो प्रतिनिधि मंडल का तो होना जरूरी है। तो शक्ति के प्रतिनिधि मंडल, बात सही है। उचित संचार, बिल्कुल कम्युनिकेशन होना चाहिए, अगर आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्या कोई संगठन चलेगा, कभी नहीं चलेगा। उसके अलावा उचित विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण यह होता है, एक होता है केंद्रीकरण, दूसरा होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है कि जो कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दे दिया जाए, किसी एक पर्टिकुलर एक चीज को, लेकिन विकेंद्रीकरण मतलब किसी भी चीज का केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण करने का मतलब कि सबको बराबर बराबर दर्जा देना चाहिए, तो उचित विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। लेकिन प्राधिकरण के अतिव्यापी मतलब कोई भी प्राधिकरण है वो बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाए, बहुत ज्यादा एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाए, तो वह अच्छा नहीं होता है किसी भी संगठन के लिए। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी थ्योरी सीखने, लर्निंग के सामाजिक पहलू देती है, आंतरिक अंतर्दृष्टि, परीक्षण और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर, जानकारी प्रक्रिया या प्रगति, अवलोकन। बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाँ। अगर इसकी मैं बात करूं आप लोगों से कि इसका आंसर क्या होगा 8वें नंबर क्वेश्चन का, तो क्या बताओगे? तो याद रखना, थ्योरी सीखने, लर्निंग के सामाजिक पहलू देती है, तो सामाजिक पहलू कौन देती है, तो याद रखना अवलोकन। अवलोकन क्या करता है, यह जो है सामाजिक पहलू की बात करता है। ठीक है ना, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसको कहते हैं, इसको सूझ का सिद्धांत भी लिख सकते हो, इसको संज्ञान का सिद्धांत भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ये होता है आंतरिक अंतर्दृष्टि, मतलब आंतरिक रूप से जो सूझबूझ का सिद्धांत होता है। परीक्षण और त्रुटि, ट्रायल एवं एरर मेथड आप सब जानते हो, करोगे सीखोगे वो करोगे। जानकारी की प्रक्रिया या प्रगति, यह भी बात है। लेकिन अवलोकन, अगर तुम अवलोकन करोगे, तुम क्या करते हो, सामाजिकरण की बात करता है कि सामाजिक पहलू है, तो तुम समाज के प्रति क्या करते हो, तुम अवलोकन करते हो, किसी भी चीज को देखते हो, समझते हो, बूझते हो, तो वही क्या होता है, अवलोकन होता है। तो याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मौलिक मोटर कौशल क्या कर रहा है, मोटर स्किल,
मोटर स्किल का निम्नलिखित में से सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण सभी हैं लेकिन सबसे बेस्ट उदाहरण कौन सा है वो आपको बताना है। फुटबॉल के मैदान में सरल दौड़ना, सरल पास फुटबॉल में, सरल शॉट फुटबॉल में गोलकीपर के द्वारा सरल, क्या होगा? रूबी कुमारी जी, तो जो लोग टीआरई 4 से जुड़ना चाहते हैं वो 9628959237 पे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करेंगे, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, पूरी जानकारी दे दी जाएगी। जो भी लोग टीआरई 4 या टीआरई 3 के साथ जुड़ना चाहते हैं, टीआरई 3 के लिए अगर आप बोलेंगे कि सर लाइव कहाँ कंप्लीट हो पाएगा, तो आपके लिए रिकॉर्डेड बैच भी है, आप रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हैं। उसमें आपको सारे टॉपिक करा दिए गए हैं, आप उसको अपने हिसाब से मैनेज करके अपने जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अगर इसकी मैं बात करूं कि मौलिक मोटर कौशल का निम्नलिखित में से सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? फुटबॉल के मैदान में सरल दौड़, सरल पास फुटबॉल में, सरल शॉट फुटबॉल में गोलकीपर के द्वारा सरल, क्या होगा? 9वां। तो याद रखना, फुटबॉल मैदान में अगर तुम क्या कर रहे हो, सरल दौड़ मतलब स्ट्रेट दौड़ रहे हो, तो वही क्या होता है? सबसे अच्छा उदाहरण होता है। पास फुटबॉल, अगर एक सरल सा पास दोगे तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। सरल शॉट फुटबॉल ये भी नहीं होगा। लेकिन मौलिक मोटर स्किल की बात कर रहा है, मौलिक मतलब बेसिक मोटर स्किल की बात कर रहा है, तो बेसिक क्या होगा आपका? फुटबॉल के मैदान में जो सीधा सीधा दौड़ते हो, ये की अगर बात करें आप किक मारे, पास दिए या गोलकीपर के द्वारा जो भी सरल क्या हुआ शॉट मारा गया, अगर उसकी मैं बात करूं तो ये सब क्या हो गई? ये आपके स्किल हो गई। कैसी स्किल हो गई? थोड़ा सा आपकी थोड़ा ऐसा स्किल हो गया जो कि एक पर्टिकुलर एक पार्ट हो गया। लेकिन अगर स्ट्रेट केवल दौड़ना ही दौड़ना है, सरल दौड़ मतलब स्ट्रेट दौड़ना है, तो दौड़ना पहले क्या किया जाता है? पहले तो व्यक्ति को दौड़ाया ही जाता है ना ट्रेनिंग में, कोई भी ट्रेनिंग हो उसमें क्या, क्योंकि स्टेमिना चेक करने के लिए। तो अगर आपको सबसे मेन जो जरूरत होती है वह स्टेमिना होती है, दौड़ होती है। पता लगा आप 90 मिनट दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, क्या 90 मिनट दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो 1.5 घंटे लगातार दौड़ना, 10-5 मिनट का रेस्ट मिल लेके, ऐसा है क्योंकि इसमें तो आप वो भी नहीं लेते हैं, टाइम आउट भी नहीं ले सकते, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं होता है हाफ के अलावा, ठीक है ना। तो 90 मिनट तक कंटिन्यू दौड़ना, तो वो क्या है? इसका मौलिक है। मौलिक कहने का मतलब बेसिक स्किल, मोटर स्किल क्या होती है? सरल दौड़। चलो खेल प्रबंधन में किसका प्रबंधन सबसे कठिन कार्य है? व्यक्तियों की, खेल के मैदान की, उपकरण की, सामग्री की, सामान की, क्या होगा? खेल प्रबंधन में किसका प्रबंधन सबसे कठिन कार्य है? चलिए, दस नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दो। तो अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से कि क्या होगा, तो खेल प्रबंधन में किसका प्रबंधन सबसे कठिन कार्य है? तो याद रखना, व्यक्तियों की। व्यक्तियों का क्या होता है? आप कुछ लोग इसका आंसर भी दोगे मैदान की, मैदान का नहीं होगा, क्योंकि मैदान का क्या होता है? खेल प्रबंधन में प्रबंधन की बात आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रहा है, तो वहां पे जायज सी बात है कि वो तो मैदान की व्यवस्था तो कर ही लिया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति होते हैं, इन व्यक्तियों का मतलब एक संगठन को बनाने के लिए एक अच्छे लोगों को ढूंढना ही सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। आपको अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो आप किसी को तो रख नहीं लोगे। एक अच्छे व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर वो सारे गुण विद्यमान हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना सबसे मुश्किल काम होता है। एक मक्खन, आपको पूरा मतलब मट्ठे से मक्खन निकालना है, दही से मक्खन निकालने वाला काम होता है खेल प्रबंधन में। सबसे ज्यादा जो व्यक्ति होते हैं उनको इकट्ठा करने में, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है? पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है। पाठ योजना मतलब लेसन प्लान की बात कर रहा है। गरमाना, अध्यापक का अनुभव, उम्र और लिंग प्रगति। अब इस क्वेश्चन को मैं कतई नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने बताया है लेसन प्लान के विषय में, मैंने ऐप पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया है आप लोगों को। जब मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था
बिहार में भी और उत्तराखंड में भी, दोनों में लेसन प्लान को बहुत अच्छा मैंने डिस्क्राइब किया है, उसके सिद्धांतों को, उसके फायदे को, उसके नुकसान को, लेसन प्लान का क्या फायदा है, लेसन प्लान को क्या कहा जाता है, लेसन प्लान किसने दिया, इन सारी चीजों के विषय में विस्तृत एकदम मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है ना, बताओ। तो क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है? गरमाना, अध्यापक का अनुभव, उम्र और लिंग, प्रगति। देखो, अगर जब भी लेसन प्लान बनाओगे तो लेसन प्लान में आपका कूलिंग डाउन, वार्मिंग अप तो आप तो रखोगे ही, ठीक है ना। उम्र और लिंग बिल्कुल जायज सी बात है, हर उम्र के लिए, हर बच्चे के लिए अलग अलग का क्या होना चाहिए, लेसन प्लान होना चाहिए। प्रगति की बात करेंगे तो जायज सी बात है, लेसन प्लान ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे को क्या हो, बच्चे को आगे ले जाने वाला हो। ऐसा लेसन प्लान ना होगी जो बच्चे का यूज का हो ही नहीं, बच्चे के यूज का हो ही नहीं। आप क्या, तो याद रखना, अध्यापक का अनुभव, अध्यापक का अनुभव किसी भी प्रकार से लेसन प्लान के अंतर्गत नहीं आता है, लेसन प्लान की योजना का सिद्धांत है ही नहीं, क्योंकि लेसन प्लान में योजना का सिद्धांत यह है नहीं, क्योंकि यह अध्यापक का जो अनुभव होता है यह अध्यापक के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि लेसन प्लान अध्यापक के ही लिए बनाया जाता है, बच्चे के लिए नहीं बनाया जाता। जब बच्चे के लिए बनाया जाता तब अध्यापक, क्योंकि अध्यापक, ये लेसन प्लान बच्चे के लिए नहीं, अध्यापक को स्वयं के लिए बनाना होता है। तो वहां पे अनुभव की बात कहां से आ गई भाई? अगर आप अनुभव ही नहीं है, अध्यापक के अंदर अनुभव ही नहीं, तो वो टीचर कहां बन पाया? लेसन प्लान इसीलिए तो बनाया जाता है, प्री प्लान होता है यह। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना। चलो, प्रबंधन के लिए शुरू में प्रयोग होने वाला शब्द था दिशा, समन्वय, शासन, प्रबंधन और संगठन। क्या था, जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी से। बताओ। तो प्रबंधन के लिए शुरू में प्रयोग होने वाला शब्द था दिशा, समन्वय, संगठन। डायरेक्शन, समन्वय कोऑर्डिनेशन, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, या शासन प्रबंधन। क्या था सबसे पहले प्रयोग होने वाला? नीलम कुमारी जी नमस्कार। तो याद रखना क्या होगा, शासन प्रबंधन शुरू में प्रयोग होता था। पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान सदैव जरूरी होना चाहिए। अभिलेखों का रखरखाव, प्रतियोगिता प्रोग्राम, सीखने की स्थिति, उपकरणों का प्रबंधन। क्या होना चाहिए? पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन। पर्यवेक्षण का मतलब क्या? सुपरविजन। सुपरविजन का प्राथमिक ध्यान सदैव जरूरी होना चाहिए। अभिलेखों का रखरखाव, प्रतियोगिता प्रोग्राम, सीखने की स्थिति, उपकरणों का प्रबंधन। क्या होगा, जल्दी से बताओ। और लोग आप क्या करोगे उसमें, बताओ। पर्यवेक्षण में क्या करोगे, सुपरविजन में क्या रखोगे? सबसे ज्यादा जो ध्यान देने जरूरी है वो होता है सीखने की स्थिति, कि आप ये देखोगे कि टीचर, सुपरविजन का मतलब क्या है? सुपरविजन जब आप लेसन प्लान किए होंगे, लेसन प्लान कर रहे होंगे, तो वहां आप देख रहे होंगे कुछ बच्चे क्या होंगे, बैठे होंगे, और एक क्या होगा, आपका सुपरवाइजर होगा। आप जैसे अपने ही क्लासमेट को करा रहे होंगे जब भी लेसन प्लान, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि एक पीछे क्या होता था, आपका सुपरवाइजर बैठा होता था, वो आपकी कॉपी को लेके चेक करता था जो भी आप लेसन प्लान बना के गए होते हैं, और उसमें फिर क्या करता है, वो अपना फीडबैक लिखता है। तो फीडबैक लिखता है तो उसमें सबसे ज्यादा ये देखने की जरूरत होती है कि आप किसी भी चीज को सिखाने के लिए कितने ज्यादा क्या है, कि कितने आसानी से किसी को सिखा पा रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा पहला सबसे मौलिक रूप क्या है कि आपका क्या होना चाहिए, आप सिखाने का तरीका आपका क्या है, कि मतलब बच्चा कितना भी कमजोर हो आप उसको सिखा ले जाएं, समझा ले जाएं।
ये सबसे ज्यादा सुपरविजन में आपको ध्यान रखने वाली बात होती है, तो यही आपकी क्या होगा, ये होगा। ठीक, चलो 14 नंबर, व्यक्तियों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सी विधि है? अटलांटा विधि, कॉजन विधि, वाईएमसीए विधि, उपरोक्त में से सभी। क्या होगा बताओ? आज कुछ लोग तो आएंगे और क्वेश्चन देख के वो लोग तो भागिए जाएंगे, बोलेंगे अरे पता नहीं कहां कहां से क्वेश्चन लेके आ गया है आज तो मास्टर। बताइए 50-52 लोग देख रहे हैं आप लोग, लाइक बताइए इतना कम है, ऐसे कैसे काम चलेगा? हमारे लिए तो ये जो पोटास का काम करता है ना, आपका जो लाइक है ये पोटास का काम करता है। हाँ, हमारे अंदर एनर्जी का संचार करता है, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? हाँ, अगर इस तरीके से आप लोग काम करेंगे तो फिर मजा नहीं आता है, ठीक है ना? बताओ भाई। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर क्या होगा 14 नंबर क्वेश्चन का? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका अटलांटा विधि भी होता है, कोजन विधि भी होता है, वाईएमसीए विधि भी होता है, उपरोक्त में से सभी। यही बीपीएससी का पेपर होता तो एक हो जाता इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। 2 ऑप्शन यहीं पे और लगा देते तो बीपीएससी का क्वेश्चन बन गया, फ्रेम हो गया। बाकी अगर आप कहीं और जाते तो केवल यही 4 ऑप्शन होता। सिर्फ ऑप्शन का खेला होता है, आपको पढ़ने का आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा। देखो ऑब्जेक्टिव ठीक है, क्वेश्चन करना ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तब करना ठीक है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आप कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से नहीं पढ़े हुए हैं और आप केवल ऑब्जेक्टिव के सहारे सोचेंगे कि बीपीएससी क्लियर हो जाए, तो वो संभव नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप केवल यही क्वेश्चन देख के गए रहेंगे और बीपीएससी में पहुंचेंगे तो बीपीएससी में अच्छे क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि बीपीएससी का वो जो 2 ऑप्शन होता है ना, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक, वो इसलिए कंफ्यूज करता है कि उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। जिस दिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उस दिन आप देखोगे चारों ऑप्शन को। मैं क्या बोलता हूं, आप चारों ऑप्शन को क्यों मैंने एक्सप्लेन करने की बात करता हूं, क्यों मैं बार बार कहता हूं वो चारों ऑप्शन को पढ़ो, चारों ऑप्शन को देखो, चारों ऑप्शन के विषय में जानकारी। क्योंकि अगर तुम चारों ऑप्शन के विषय में अगर जानकारी रख रहे हो तो जो भी 2 ऑप्शन आते हैं कि इनमें से अधिक, इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, वो दोनों ऑप्शन आपको क्या कर लेंगे, आप तुरंत ही उसमें आंसर लगा लोगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, केवल एक आंसर आपको पता है और इनके विषय में कुछ नहीं पता है, तो आप नहीं कर पाओगे। आप क्या नहीं कर पाओगे? आप आंसर नहीं कर पाओगे। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक लीड गतिविधि साधारणतः किस रूप में होती है? मौलिक कौशल, मॉडिफाइड कौशल में, मनोरंजनात्मक खेल में और संबंधित गतिविधियों में। लीड अप की बात कर रहा है, लीड अप गेम के विषय में भी मैंने बताया है। मनोहर कुमार जी, उदय साहू जी, मधु यादव, गुड क्वेश्चन सर, थैंक यू मधु जी। चलिए क्या होगा बताओ? एक लीड गतिविधि साधारणतः किस रूप में होती है? बताओ। तो याद रखना, एक लीड गतिविधि जो होती है वह किस विधि में होती है? तो याद रखना मॉडिफाइड कौशल में होती है, संशोधित विधि में होती है। याद रखना हमेशा लीड की बात जब भी की जाएगी तो हमेशा याद रखना कि किस उसमें होगी, तो वह हमेशा जो है मॉडिफाइड कौशल में होता है, मॉडिफाइड विधि में होता है, संशोधित विधि में होता है। चलो अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक दीर्घकालिक प्रशिक्षण योजना की अवधि प्रायः होती है 1 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष या अधिक असीमित। कितने वर्ष के लिए बनाया जाता है? दीर्घकालिक योजना की बात कर रहा है, एक दीर्घकालिक योजना की बात कर रहा है, मिनिमम की नहीं बात कर रहा है, मैक्सिमम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मैक्सिमम की बात कर रहा है, मिनिमम की बात नहीं कर रहा है। बताना जल्दी से आंसर।
क्या होगा? छाया चौहान, ये सर कौन सा पेपर है? ये कोई पेपर नहीं है, आपके प्रैक्टिस के लिए है। पहले से देखो, जब शुरू रहता है तो थोड़ा टफ कराया जाता है, पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा रखा जाता है प्रैक्टिस कराने का। लेकिन जैसे जैसे जब पता चलता है कि 5 दिन 4 दिन 3 दिन बता, उस समय जो आपका प्रैक्टिस का लेवल होता है वो थोड़ा डाउन किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सेम सिचुएशन पे अगर वहां पे भी करा दिया जाएगा तो आप क्या हो जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप सोचोगे मुझे तो कुछ आता ही नहीं। इसलिए आपको बूस्टर का काम करता है थोड़ा इजी पेपर देना। जैसे स्टेट में मैंने किया था, शुरू में तो टफ करा रहा था तो उसमें लोग करते रहे सर ऐसा ऐसा ऐसा, लास्ट में ले आके क्या किया, एकदम इजी क्वेश्चन करा दिया। और फिर आपने देखा ही उसका परिणाम क्या हुआ, आप लोग ने स्वयं कमेंट करके दिया है, ऑफलाइन कमेंट भी बहुत सारे दिया आप लोगों ने क्या किया, लाइव कमेंट भी बहुत सारा दिया, और आप लोगों ने प्यार भी मुझे बहुत दिया, तो उसका भी हम आप लोगों का हृदय से धन्यवाद देते हैं। तो एक दीर्घकालिक मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम की याद रखना 3 से 5 वर्ष के लिए नहीं, हमेशा याद रखना 2 से 3 वर्ष, मिनिमम 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है और अधिकतम 2 से 3 वर्ष के लिए बनाया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 2 से 3 वर्ष के लिए बनाया जाता है, याद रखना। संतोष कुमार जी गुड इवनिंग। चलिए, तो याद रखना कितने वर्ष के लिए? 2 से 3 वर्ष के लिए बनाया जाता है। दीर्घकालिक मैक्सिमम की बात करेगा तो 1 साल के लिए नहीं भैया, मिनिमम 1 साल के लिए। यहां पे आप जो दीर्घकालिक प्रशिक्षण योजना की बात कर रहे हो, आप पीरियडाइजेशन में आप ये जो है मीजो चक्र, माइक्रो चक्र और आपका माइक्रो चक्र की बात नहीं कर रहा है कि 1 साल 6 माह, ये वाला नहीं, वहां पे वो चीज नहीं है। ये कह रहा है कि जो भी प्रशिक्षण योजना है, जो भी ट्रेनिंग पीरियड होता है, जो भी एक ट्रेनिंग बनाई जाती है, वो अधिकतम कितने दिनों के लिए बनाई जाती है? तो अधिकतम 2 से 3 साल के लिए वह बनाई जाती है और कम से कम 1 साल के लिए बनाई जाती है, कम से कम 1 साल के लिए बनाई जाती है। ठीक, नीलम कुमारी सर पर डे क्लास लिया करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है परिपथ प्रशिक्षण का केंद्रीय तत्व है व्यायाम। परिपथ प्रशिक्षण मतलब सर्किट ट्रेनिंग का केंद्रीय सेंटर एलिमेंट क्या है? निरंतर, कंटिन्यूअस, आयतन मतलब वैल्यू, घनत्व, धनत्व नहीं ये घनत्व है, घनत्व और प्रचंडता मतलब तीव्रता। प्रियंका यादव सर डेली क्लास लीजिए। लेंगे डेली क्लास लेंगे सर, पर डे क्लास लीजिए। नीलम कुमारी जी लेंगे, डेली क्लास लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदुवंशी नीलम यादव सर एनसीईआरटी की दोनों बुक 11-12 दोनों बुक पढ़ ले और यूट्यूब पे आपका सारा स्टडी कर ले, बीपीएससी निकल जाएगा, प्लीज टेल मी। बिल्कुल निकल जाएगा, आप अगर ईमानदारी के साथ पढ़ोगे तो बिल्कुल निकल जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप पढ़े हो ईमानदारी के साथ पढ़े हो तो बिल्कुल निकल जाएगा। यूट्यूब पे पढ़ो, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आप बैच ही ज्वाइन करें। अगर यूट्यूब में मैंने बहुत सारा कंटेंट दे रखा है, देखिए एक चीज बता दें, बहुत सारा कंटेंट दे रखा है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ एक फ्री ऑफ कास्ट बैच भी चलता है जो एकलव्य बैच है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, एकलव्य बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे फ्री ऑफ कास्ट में सारी वीडियो, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप वहां भी जाके आप देख सकते हो, आप अपने से भी पढ़ सकते हो। देखो हमेशा याद रखना, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अपने से पढ़ने से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। मैं कह दूं नहीं मैं ही सर्वगुण संपन्न हूं, मैं ही सब कुछ कराऊंगा, तो ना, सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। बस ये है कि अगर आप कोचिंग में किसी के साथ जुड़े हैं तो उससे क्या होती है कि कंटिन्यूटी बनी होती है, आपको मेहनत कम करना पड़ता है। अगर आप
मेहनत कर सकते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ नहीं। मैं कहता हूं मैं बहुत कुछ पढ़ा दूं, बहुत कुछ दे दूं, लेकिन अगर आप स्वयं खुद नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। टीचर कभी भी सिलेक्शन नहीं देता है। अगर टीचर सिलेक्शन देता तो पता चलता कि अगर 300 बच्चे इनरोल्ड है तो सारे 300 बच्चे का हो जाता, लेकिन होता उसी का है जो स्वयं पढ़ता है, जो लेबोरियस होता है, जो पढ़ता है, अपने ऊपर भरोसा रखता है और खुद मेहनत करता है। टीचर के साथ इसलिए जुड़ा जाता है कि जो टॉपिक हमारे क्लियर, क्योंकि आप अपने से पढ़ोगे, नो डाउट कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको नहीं समझ में आती हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं। आप अगर अपने से पढ़ोगे तो पता चला कि एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन बैठ जाओगे, सुस्त जाओगे, पता चला बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। लेकिन अगर एक क्या होगा, अगर डेली आपकी क्लास चले एक टाइम पे, तो आप डेली उस टाइम पे प्रिपेयर होके तो उठोगे ना, और वहां जब पढ़ोगे और इसी तरीके से कुछ मोटिवेशन रोज और पोटास मिलता रहेगा तो आप मोटिवेट रहोगे। बस वही चीज के लिए तो क्या करा, परिपथ प्रशिक्षण सर्किट ट्रेनिंग का केंद्रीय तत्व या व्यायाम क्या होता है, तो क्या बताओगे, तो याद रखना कंटिन्यूटी। क्योंकि कंटिन्यूटी क्यों होता है, इसका मूल सेंटर केंद्रीय तत्व क्यों कंटिन्यूटी होता है, क्योंकि यहां पे 10 से 12 स्टेशन होते हैं, 10 से 12 स्टेशन होते हैं, और इन 10 से 12 स्टेशन पे आप लगातार क्या करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। अगर 5 मिनट यहां दिए तो 5 मिनट यहां, 5 मिनट यहां, 5 मिनट यहां, 5 मिनट यहां, मतलब कि इसी तरीके से आप 5-5 मिनट हर एक स्टेशन पे दोगे, और वह आप तब तक सेकेंड रिपीटिशन नहीं चालू करोगे जब तक कि आप पूरा एक सर्किट जो है पूरा नहीं कर लोगे, जब तक कि आप समान रूप से सारे स्टेशनों पे उतना टाइम नहीं दे दोगे, तब तक आप दूसरे स्टेशन पे या नहीं आ सकते हो। आप समान रूप से सारे स्टेशनों पे टाइम दोगे, यहां पहुंचोगे, तब जाके आपका एक सर्किट पूरा होगा। और जब एक सर्किट पूरा होगा मतलब कंटिन्यूटी चलती रही ना, तो कंटिन्यूटी आपका क्या रहेगा, तो जो मेन होता है, जो केंद्र की बात करता है, जो सेंटर की बात करता है, सेंटर में यही बात है, हमको मेन मुख्य रूप से यही ध्यान देना होता है कि वह क्या होना चाहिए, कि वह कंटिन्यूअस हो। चलो 18 नंबर क्वेश्चन की बात क्या कर रहा है, निम्न में से किन जल क्रीड़ाओं में अंतराल प्रशिक्षण अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं होता है। किन जल क्रीड़ाओं में अंतराल प्रशिक्षण नहीं होता, तैराकी में, जिम्नास्टिक में, धावन पथ संघटनाओं में, साइकिलिंग में, किस में बताओ, जल क्रीड़ाओं में अंतराल प्रशिक्षण अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं होती है। यहां पे निम्न में से किन क्रीड़ाओं में, यहां पे जल हटा दो, किन क्रीड़ाओं में अंतराल प्रशिक्षण अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं होती। अंतराल प्रशिक्षण की बात कर रहा है, इंटरवल ट्रेनिंग की बात कर रहा है, गोस्टा और इंटरवल किसने दिया था, आप क्या बताओगे, विकिले ने। और अगर बात करें विकिले के अलावा तो कौन, ग्रेस्चलर ने, कौन, रैंडजले एवं ग्रेस्चलर ने। सर्किट ट्रेनिंग इसके पहले बता रहा था तो एंडरसन और मॉर्गन ने दिया था, मॉर्गन ने, ठीक। चलो क्या कह रहा है, निम्न में से किन क्रीड़ाओं में अंतराल प्रशिक्षण, अंतराल मतलब इंटरवल ट्रेनिंग प्रशिक्षण अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं होती है। तो याद रखना किसमें, इंटरवल किसमें नहीं होता है, तैराकी में, जिम्नास्टिक में, धावन पथ घटनाएं में, साइकिलिंग में। देखो तैराकी में अगर मैं बात करूं इंटरवल ट्रेनिंग, तो इंटरवल ट्रेनिंग यहां पे भी काम करता है, यहां पे भी काम करता है, यहां भी करता है। लेकिन अगर मैं धावन पथ संघटनाओं की बात करूं तो यहां पे इंटरवल ट्रेनिंग उतना ज्यादा प्रशिक्षण अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं होता है। यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे आप क्या बताओगे कि क्या होना चाहिए, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो होता है वह आपका क्या होता है, तो वह जो है यहाँ पे जब धावन की बात करता है तो यहाँ पे कंटिन्यूअस ट्रेनिंग ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि सहनशीलता होती है, सहनशीलता की बातें आती हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस ट्रेनिंग ज्यादा वर्क करता है, यहाँ पे इंटरवल ट्रेनिंग ज्यादा वर्क नहीं करता है इस पे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या था, तो समझ में आया क्यों है ये, जिम्नास्टिक में नहीं। जिम्नास्टिक में तो जाहिर सी बात है आप एक वर्क करोगे, एक करोगे ऑपरेटर्स पे, थोड़ी देर वर्क करोगे, फिर सेकंड ऑपरेटर्स पे जाओगे, फिर थर्ड ऑपरेटर्स पे जाओगे। तो जिम्नास्टिक में नहीं, धावन पथ की जो संघटनाएं होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उन पे यह बात करता है, ठीक। चलो अगले पे बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से
तो जो लोग अभी पूछ रहे थे, तो यूपी टीजीटी के लिए, एलटी के लिए, उत्तराखंड एलटी के लिए, ठीक, उसके अलावा बिहार टेट के लिए, बिहार टेट 4.0 के लिए, एनवीएस के लिए, तो उन सब के लिए नया बैच शुरू हो रहा है। आप सब इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग लाइव जुड़ना चाहते हैं वो लोग लाइव जुड़ सकते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी अपने से करें तो वो रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हैं। जैसे TRE 3 में अगर उनके पास टाइम नहीं है उतना पढ़ने का तो वो रिकॉर्डेड बैच ले सकते, अपने अनुसार 5 से 6 घंटे करके अपना टॉपिक वो क्लियर कर सकते हैं। सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। सफलता मिलेगी आपको, सिर्फ हमारे साथ रहना है, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 9628959237 पे संपर्क करना है। अगर आप केवल इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। फोन नहीं उठ रहा है तो आप केवल व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, हमारी संस्था आपसे बात कर लेगी, ठीक है ना। सारी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सहन शक्ति प्रधान खेल क्रीड़ाओं में प्रविधियां किस उद्देश्य से उपयोग में लाई जाती हैं, किस उपयोग से लाई जाती हैं। कौशल निष्पादन में, अनमयता लाने के लिए, अधिकतम प्राबल्य उत्पादन सुकर बनाने के लिए, ऊर्जा व्यय घटाने के लिए, उच्च क्रियाशील प्रायिकता लाने के लिए। सहन शक्ति प्रधान खेल, सहन शक्ति प्रधान खेल मतलब सहनशीलता वाले खेलों की बात कर रहा है कि सहनशीलता वाले खेलों में क्या होता है, क्रीड़ाओं में प्रविधियां किस उद्देश्य से उपयोग में लाई जाती हैं। जो भी विधियां होती हैं वह किस उद्देश्य से उपयोग में लाई जाती हैं। कौशल निष्पादन में अनम्यता लाने के लिए, अधिकतम प्रबल्य उत्पादन सुकर बनाने के लिए, ऊर्जा व्यय घटाने के लिए, उच्च क्रियाशीलता प्रायिकता के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखना ऊर्जा व्यय घटाने के लिए। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि इतना शुद्ध साहित्यिक हिंदी इसमें लिखा हुआ है कि आप खुद ही नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। तो इसको चलो इंग्लिश में क्वेश्चन जब लाएंगे तब बताएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। सहन शक्ति प्रशिक्षण में अनुकूलन के परिणाम प्राप्त करने के लिए हृदय गति को रखना पड़ेगा। हृदय गति कितना होना चाहिए, 150 स्पंदन प्रति मिनट, 160 स्पंदन पर मिनट, 140 स्पंदन पर मिनट, 180 स्पंदन प्रति मिनट, कितना होता है बताइए जल्दी से। मधु जी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं, इस वजह से गलत हो रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए अच्छे क्वेश्चंस पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब अभी इन क्वेश्चनों को आप करेंगे तो आगे आप क्या कर लोगे, आप अच्छे से कर लोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सहन शक्ति प्रशिक्षण में, मतलब सहन शक्ति प्रशिक्षण मतलब आप क्या बोलोगे, सहन शक्ति किसको कहते हैं, बताओ। एंडोरेंस की बात कर रहा है। एंडोरेंस प्रशिक्षण में अनुकूलन के परिणाम प्राप्त करने के लिए, अनुकूलन मतलब एडॉप्टेशन को प्राप्त करने के लिए हृदय गति को रखना पड़ेगा। हृदय गति कितना होता है, तो अगर मैं सहन शक्ति की बात हो तो कितना तक जाता है, तो 140 तक। 140 तक जब जाता है तब हम क्या कर देते हैं, व्यायाम को रोक देते हैं। जिसमें भी एंडोरेंस की बात करता है 140 तक जग जाता है तो हम रोक देते हैं। फिर जैसे ही 120 तक आता है हम फिर वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे फिर धीरे धीरे क्या होता है, 140 तक कहां तक लाते हैं हम, तो 140 स्पंदन पर मिनट तक हम ले जाते हैं। आंसर नंबर सी होगा। और ये आज आपका आखिरी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें क्या करेंगे, आप हमें कमेंट करके जवाब देंगे, ठीक है ना। ऑफलाइन कमेंट करके आप हमको जवाब देंगे 21 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें आप ऑफलाइन कमेंट करके दीजिएगा। क्लास कैसी लगी हमें बताइएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव होगा तो हमें जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप जो है अगर किसी भी प्रकार का सुझाव है तो आप ऑफलाइन कमेंट भी कर सकते हैं, या ये जो नीचे नंबर दिया गया है इस पे आप कमेंट करके भी अपना सुझाव दे सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपका सुझाव जानना जरूरी है। कमियां सबके अंदर होती हैं, कमियां मेरे अंदर भी होंगी। मेरे कमियों को दूर करने के लिए आप बैठे हैं। ऑब्जर्वेशन की अभी मैं बात कर रहा था तो ऑब्जर्वेशन आप ही लोग कर रहे हैं। सुपरविजन जो मेरा कर रहा है वो कौन कर रहा है, आप ही लोग मेरा सुपरविजन कर रहे हो। हाँ, तो सुपरविजन के लिए आप लोगों को बैठाया गया। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और क्लास में अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो आप बेझिझक होके बिना डरे हुए, कि भाई सर को गुस्सा, वो चीजें नहीं। आप क्या करना, आप जो है सीधे सीधे अपनी राय को वहां पे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो 9628959237 पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इसी टाइम पे, इसी समय पे। तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुभ रात्रि, थैंक यू।